डेंटल फार्मूला, जैसे इसमें आपको कभी कभी पूछ लेता है ये, इसलिए इसको नोट कर लो, नोट कर लो यहां से। देखो ये डॉग का दिया गया है, कितना होता है 31, 42, 31, 43 टोटल नंबर। कैट का पूछा गया है, ये पूछा जा चुका है, टोटल नंबर ऑफ टीथ 30, 31, 31, 31, 21। रैट 1003, 1003 टोटल 16। रैबिट ये भी पूछा गया है 2033, 1023 टोटल नंबर 28। अब यहाँ पे देखो कंगारू और ओपासम, ठीक है, ये किसके मेंबर है, ओपासम किसका मेंबर है, मेटाथीरिया का। सबसे ज्यादा टीथ यहीं पे पाया जाता है। फिर यहाँ पे यूथीरिया में सबसे ज्यादा टीथ कहाँ पे है, हार्स है, पिग में है और मोल में है। नंबर कितना है 44, 31, 43, 31, 43। स्क्वायरल नहीं नोट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूर नोट कर लीजिए। एलिफेंट, सुनो, एक नोट करिए, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इतना नोट कर लीजिए बस, ये 7। लिख लिए, पूरा नोट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फालतू आप याद करेंगे। हो गया नोट।
चलिए देखिए, रैबिट में आपसे ये बात पूछी जाती है, ये क्या है, इंसाइजर, और ये क्या है, प्री मोलर। काइनाइन के स्थान पर 0 0 है। इंसाइजर और प्रीमोलर के बीच के स्थान को, जो ये वाला खाली स्थान है जहां दांत नहीं है, इसको डायास्टीम कहते हैं। इसको लिख लो, एक लाइन नीचे लिख लो। रैबिट में इंसाइजर एवं प्रीमोलर, इंसाइजर एवं प्रीमोलर के बीच, प्रीमोलर के बीच के खाली स्थान को डायास्टीम कहते हैं। डायास्टीम कहते हैं। हो गया। देखिए यहाँ पे, अब आप ये देख लीजिए थोड़ा सा, टीथ का स्ट्रक्चर तो हमने दिखाया था, यहाँ पर भी है। देखिए इसमें कितने रूट हैं, 1 और 2 ना, 2 रूट है और 2 का स्पीड है यहाँ पे। तो क्या हो सकता है ये, प्रीमोलर या मोलर, यही ना। तो ये आपने फिगर देखा ही है। फिर सलाइवरी ग्लैंड को जरा देखिए, इसकी पोजीशन को देख लीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये देखिए पैरोटिड ग्लैंड। इससे संबंधित जो नलिका है, इस नलिका का नाम क्या है, याद होना चाहिए, टेंशन डक्ट। अब ये देखिए जीभ के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड है ना, सब लिंगुअल ग्लैंड ये वाली है। और इससे संबंधित क्या है, डक्ट, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सब लिंगुअल डक्ट। इसका नाम है रिविनस ना, रिविनस डक्ट। फिर इसके बाद क्या है, सब मैंडिबुलर, ये देखिए ये है सब मैंडिबुलर। और इससे संबंधित जो डक्ट है उसको क्या लिखा है, वाटसन डक्ट ना। ये तो हुआ था, हो गया था ये। अब आज हम लोगों को किसकी बात करनी है, ईसोफेगस ना, ईसोफेगस की बात करनी है ना। चलिए, हाँ, फायरिंग्स, क्या करें, वो जो अंतर बता देंगे ना। जैसे क्या है, सारी चीजों को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। रैबिट का डाइजेशन का अलग कर देंगे, रेस्पिरेशन का अलग कर देंगे। रेस्पिरेशन वगैरह में कोई अंतर नहीं। कहाँ मिलेगा अंतर, देखो बोन में मिलेगा। कहाँ पे, बोन में मिलेगा, ज्यादातर डिफरेंस वहीं मिलेगा। अब बोन की बहुत स्टडी है नहीं, लंग्स वगैरह है। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में, जैसे तुम स्टमक में देखोगे वहां पे अंतर है। डेंटल फार्मूला के बाद अब देख लो ईसोफेगस, ईसोफेगस। ईसोफेगस फायरिंग्स की क्या कह रही हो, हाँ तो आता तो है, तुमको लग रहा है तो देख लो। फायरिंग्स ना, फायरिंग्स में 2 पार्ट होता है। एक क्या होता है, नेजो फायरिंग्स, और एक दूसरा क्या है,
ये हो गया। इसका संबंध किससे है? ये कहाँ ओपन हो रही है? इसोफाइगस। ये कहाँ ओपन हो रही है? विंड पाइप में ओपन हो रही है। ठीक है, इसोफाइगस में। आगे इसके बाद क्या मिलेगा हमको? इसोफाइगस। तो ये जो ओपन हो रहा है इसोफाइगस में ओपन हो रहा है। इसोफाइगस को देखिए, इसोफाइगस कैसा है? हाँ, अरे ये तो डक्ट है ना। कैसा है? लॉन्ग डक्ट। एक लंबी सी नलिका है, और इसमें आप देखो, इसमें देख लीजिए, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जब आप सेक्शन काटेंगे तो ये इस तरह से आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। हेलो, चलिए ठीक है, वही हमारा, हम कहे थे यार उसको करा दीजिए, टाइम वाइम ले लीजिए, जिस दिन कहिए तो हम चले जाएं। वही साउंड वाला। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। क्या बता रहे थे? ये एक लेयर है। एलिमेंट्री कैनाल का। और ये है ल्यूमेन, इसको क्या कहेंगे? ल्यूमेन है। और ये जो लेयर है इसको कहेंगे म्यूकोसा लेयर। फिर इसके बाहर की ओर जो लेयर पाई जाएगी उसको हम कहेंगे सब म्यूकोसा लेयर है। सभी एलिमेंट्री कैनाल में ये पाया जाएगा, ये करेक्टर होगा। और इसके बाहर एक मोटी सी लेयर पाई जाएगी, और ये जो मोटी लेयर है ये मस्कुलर लेयर कहलाएगी। मस्कुलर लेयर। और इसके बाहर जो एक लेयर होगी इसको हम कहेंगे, एक पतली सी लेयर होगी, इसको कहेंगे सिरोसा। सिरोसा लेयर ये है। ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ये इसी तरह से लेयर पाई जाती है। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बाहर की ओर सिरोसा लेयर, उसके नीचे मस्कुलर लेयर, उसके नीचे सब म्यूकोसा लेयर, और सबसे नीचे म्यूकोसा लेयर पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल के किसी भाग का आप सेक्शन काटेंगे तो ये इसी तरह से आपको दिखाई देगा। थोड़ा जल्दी करिए।
4 लेयर। क्या हुआ ज्योति, तबीयत खराब हो गई क्या? पानी हमें लग रहा है इन्फेक्टेड था। पानी सही था? घर गए? उल्टी उल्टी पानी सही नहीं रहता ना। हाँ? क्योंकि तुम ही दिख रही हो, मैं लग रहा है सबकी तबीयत खराब हो गई। लिखा भैया? देखिए ईसोफेगस में जो ये डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, आपने देखा ऐसे होगा। और इसमें केवल भोजन का कंडक्शन होता है। बक्कल कैविटी से भोजन जब निगला जाएगा कहाँ पे आएगा? ईसोफेगस। ईसोफेगस से फिर कहाँ पे जाएगा? स्टमक में जाएगा। तो इसका काम केवल कंडक्शन का है। अगर इसमें जैसे इसके अपर पार्ट का सेक्शन काटा जाता है, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का सभी लेयर पाया जाएगा, लेकिन सेरोसा लेयर इसमें नहीं पाई जाती। लेकिन इसके लोअर पार्ट में सेरोसा लेयर पाया जाता है। तो अर्थात ईसोफेगस में कौन सी लेयर एब्सेंट है? सेरोसा लेयर एब्सेंट है, बाकी सभी लेयर पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो म्यूकस लेयर आप देख रहे हैं, म्यूकस लेयर ये कैसी लेयर होती है? ये ग्लैंडुलर लेयर है। कैसी है? ग्लैंडुलर लेयर। यहाँ पर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ठीक है। सब म्यूकोसा लेयर, यहाँ पर ग्लैंड्स नहीं पाए जाते, केवल एक जगह ग्लैंड पाया जाता है, वो भी डिओडेनम में। और उस ग्लैंड का नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। ठीक है। और मस्कुलर लेयर तो हर जगह पाई जाएगी। दो प्रकार की यहाँ पर मसल्स होगी, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल होगी, दूसरी सर्कुलर मसल। दो प्रकार की लेयर पाई जाती है। ठीक है। तो चलिए इसमें एक लाइन लिख लीजिए। ईसोफेगस में ईसोफेगस में फूड कंडक्शन भोजन संवहन का कार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ईसोफेगस के अपर पार्ट या ऊपरी भाग में, ईसोफेगस के ऊपरी भाग में सेरोसा लेयर एब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस भाग में केवल म्यूकस का सिक्रेशन करने वाली, केवल म्यूकस का सिक्रेशन करने वाली सेल्स पाई जाती है। म्यूकस का सिक्रेशन श्रावण करने वाली म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं। चलिए आगे लिखिए। एलिमेंट्री कैनाल की मस्कुलर लेयर, एलिमेंट्री कैनाल की मस्कुलर लेयर लॉन्गिट्यूडिनल
एवं सर्कुलर मसल की बनी होती है। सर्कुलर मसल्स की बनी होती है। सर्कुलर मसल्स की बनी होती है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। सब म्यूकोसा लेयर में ग्लैंड एब्सेंट होते हैं। ग्लैंड एब्सेंट होते हैं, लेकिन डिओडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड, मतलब डिओडेनम की सब म्यूकोसा लेयर में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। आगे लिखिए। एलिमेंट्री कैनाल के इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा में ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा में इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा में ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं। प्लेक्सेस देखिए, इन ये एलिमेंट्री कैनाल में जो नर्व फाइबर के नेटवर्क मतलब जाल, नर्व फाइबर के जो जाल पाए जाएंगे उसको क्या कहेंगे? प्लेक्सेस। प्लेक्सेस क्या है? नर्व फाइबर के जाल। कहां पर? एलिमेंट्री कैनाल को और क्या कहते हैं? गट। ठीक है, तो प्लेक्सेस क्या है? नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर इन गट। ठीक, यहां पर दो प्रकार के प्लेक्सेस हैं, टू टाइप्स। एक है माइएंट्रिक नंबर 1 या अर्बैक प्लेक्सेस, और दूसरा है मिशनर्स प्लेक्सेस या सब म्यूकोसल प्लेक्सेस। ये दो प्रकार के प्लेक्सेस पाए जाते हैं। ठीक है, नर्व फाइबर का नेटवर्क है जो कि माइएंट्रिक और मिशनर दो नामों से जाना जाता है।
लिखा भैया, दो प्रकार के दिख रहा है ना। अब आप पहला देखिए, जो माइएंट्रिक है, माइएंट्रिक प्लेक्सस, ये क्या है, ये कहां पाया जाएगा, लिख लीजिए। यह लॉन्गिट्यूडिनल एवं सर्कुलर मसल्स के बीच में पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल एवं सर्कुलर मसल्स के बीच में पाई जाती है। सर्कुलर मसल्स के बीच में पाई जाती है। इसके द्वारा एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। आगे दूसरा क्या है, मिशनर प्लेक्सस में देखिए, यह है मस्कुलर लेयर एवं सब म्यूकोसल लेयर सब म्यूकोसा लेयर के मध्य में पाया जाता है एवं ग्लैंड्स के सिक्रेशन को, चाहे जो ग्लैंड्स हो, है ना, ग्लैंड्स के सिक्रेशन को नियंत्रित किया जाता है। ग्लैंड्स के सिक्रेशन को नियंत्रित किया जाता है। ये हो गया। अब हम लोग कहां पहुंचे, स्टमक में। ये स्टमक, इसको कहेंगे कार्डियक स्टमक, और यहाँ पर एक ओपनिंग है, वाल्व है, इसको कहेंगे कार्डियो इसोफेजियल स्फिंक्टर। ये हो गया। और ये हो गया कार्पस, और ये हो जाएगा पाइलोरिक स्टमक।
और ये है यूजेज। चलिए आगे इसमें देखिए, इसका शेप कैसा है? हाँ, जे शेप। कैसा है? जे शेप्ड है। और ये कितने पार्ट्स है इसके? ये साइक लाइक स्ट्रक्चर। और कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? कार्डियक, कार्पस और पाइलोरिक ना। कार्पस कैसा होता है? लार्जेस्ट पार्ट, स्टमक का सबसे बड़ा भाग है। स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट है ये कार्डियक, कार्पस एंड पाइलोरिक, 3 पार्ट में से। ये जो पाइलोरिक स्टमक होता है, यहाँ पर ग्लैंड्स की संख्या बहुत अधिक होती है। नीचे लिखिए, पाइलोरिक स्टमक में पाइलोरिक स्टमक में पाइलोरिक स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, स्टमक में लगभग 3.5 करोड़ 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है। गैस्ट्रिक जूस का स्रावण होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका स्रावण करेगा? गैस्ट्रिक जूस का स्रावण करेगा। समझ में आई बात? अब आप यहां पे देखिए, इस स्टमक में ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब मान लीजिए कि ये ग्लैंड है,
यहाँ पर ये सब सेल्स हैं। ये इस तरह से ये सेल हो गई, ये सेल हो गई, ये सेल्स हो गई। इसको हम कहेंगे म्यूकस सेल, और इसको कहेंगे पैराइटल सेल, इसको कहेंगे जाइमोजन सेल, या शीप सेल, और इसको कहेंगे इंटरो गैस्ट्रो इंटरोगैस्ट्रिन सेल। ये ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में ये 4 प्रकार की आप सेल्स देखेंगे। 4 प्रकार की सेल्स। म्यूकस सेल सबसे ज्यादा पाई जाएगी, इसके द्वारा म्यूकस का सिक्रेशन होगा, म्यूकस सिक्रेशन। और दूसरी कौन सी है? पैराइटल सेल। पैराइटल सेल या इसको आर्जेंटिक सेल भी कहा जाता है। ये लार्ज सेल होती है, लार्ज सेल होती है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। लार्ज सेल लिखिए। बना लो। हो गया हो? इसमें एक लाइन लिखिए। पैराइटल सेल में ये सेल्स HCl एवं इंट्रिंसिक फैक्टर HCl एवं इंट्रिंसिक फैक्टर का श्रावण करती हैं।
इंट्रिंसिक फैक्टर का श्रावण करती हैं। एक लाइन और लिख लीजिए, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। अगर इसकी कमी रहेगी तो B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन का कार्य करता है। फिर जाइमोजन सेल या चीफ सेल, लिखिए, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं, जैसे पेप्सिनो, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन एंड प्रोरेनिन। पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन। नेक्स्ट पॉइंट, इंटेरोगैस्ट्रिन सेल, ये गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। ये गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। हो गया। बाकी बातें डाइजेशन वाले में होगा, जब डाइजेशन बताएंगे तब। ये हो गया स्टमक में। एक बात यहां पर लिख लीजिए, कंपाउंड स्टमक कंपाउंड स्टमक कैटल्स, बुफेलो, सीप, है ना, जुगाली करने वाले जो एनिमल होते हैं, जो जुगाली करते हैं, कैटल्स है, बुफेलो है, सीप है, ETC, जुगाली करने वाले जितने भी होते हैं उनमें ये पाया जाएगा। कैमल है। अब ये कंपाउंड स्टमक क्या है? कंपाउंड स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। कंपाउंड स्टमक, जैसे ये स्टमक है, इसोफेगस, फिर ये 4 चैम्बर होंगे इसमें। इसको कहा जाएगा रूमेन, इसे कहा जाएगा रेटिकुलम, इसे कहा जाएगा ओमासाइट,
सम, और इसको क्या कहेंगे, ऐब ओमासम। ये 4 चैम्बर होंगे कंपाउंड स्टमक में। 4 चैम्बर पाए जाते हैं कंपाउंड स्टमक में। सबसे बड़ा चैम्बर कौन होगा? हाँ, रूमेन सबसे बड़ा चैम्बर होगा। चलिए लिखिए इसमें, देखिए इसमें सबसे बड़ा चैम्बर रूमेन होता है। लार्जेस्ट चैम्बर रूमेन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रूमेन एवं रेटिकुलम में रूमेन एवं रेटिकुलम में सेलुलोज का डाइजेशन होता है। सेलुलोज का डाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ओमासम में फूड कंसंट्रेशन, फूड कंसंट्रेशन का काम होता है। फूड कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऐब ओमासम को ट्रू स्टमक कहते हैं। ऐब ओमासम को ट्रू 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 सत्य, ट्रू स्टमक कहते हैं। इसमें HCl का सिक्रीशन होता है। HCl का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैमल में, कैमल एवं डियर में, कैमल एंड डियर में ऊंट एंड डियर में ओमासम एब्सेंट होता है। ओमासम एब्सेंट होता है। क्या? ओमासम एब्सेंट होता है। आगे लिखिए, ऊंट में या कैमल में, हो गया ना। आगे नेक्स्ट पॉइंट, कैमल में मेटाबॉलिज्म के दौरान पानी बनता है और यह पानी रूमेन में
यह पानी रूमेन में संचित रहता है, स्टोर रहता है। इसमें लगभग 50 गैलन पानी स्टोर रहता है। 50 गैलन पानी स्टोर रहता है। चलिए हो गया, आगे लिखिए। स्टमक में स्टमक में सबसे कम समय तक कार्बोहाइड्रेट और सबसे अधिक समय तक लिपिड, सबसे अधिक समय तक लिपिड भोजन के रूप में पड़ा रहता है। मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच जो भोजन होगा वो बहुत कम समय तक स्टमक में रहेगा, और वसा युक्त, लिपिड युक्त, हाँ, ज्यादा समय तक। देखिए, जब आप हल्का भोजन लेते हैं, जैसे खिचड़ी खा लिए, तो 1 घंटे में क्या होता है, भूख लग जाती है। और वही पूड़ी, पनीर, ये सब जो ऑयली होता है, आप खाते हैं तो हाँ, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, पेट में आपके काफी समय तक बना रहता है। सवेरे उठते हैं तब पर भी ऐसा लगता है कि जैसे पचा ही नहीं ना। अधिक समय तक कौन रहेगा, लिपिड। कम समय तक कौन रहेगा, कार्बोहाइड्रेट। ये रहा आपका स्टमक। अब हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने भागा, 3। कौन कौन सा, डियोडेनम और हीलियम। ठीक है, ये जो है ये लगभग 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 2.6 मीटर लॉन्ग, और ये 3.6 मीटर लंबा, काफी लंबा। तो इंटेस्टाइन लगभग 6 मीटर लंबा होता है, और इसमें सबसे लंबा पार्ट कौन है, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से भी लंबा होता है, लेकिन इसका डायमीटर, चौड़ाई कम होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ भाई, नमस्कार। और तो अभी नहीं, अभी तो यही है यार, इलाहाबाद। हमें लेट हो जाएगा ना। हम्म, हाँ, लेट हो जाएगा। ठीक। हुआ। और जरा देखिए, यहाँ पर इसमें एक ग्लैंड पाई जाएगी। इस ग्लैंड का क्या नाम है, ब्रूनर्स ग्लैंड। कहाँ पे है, सब म्यूकोसा, डियोडेनम के सब म्यूकोसा। ठीक है, यहाँ पर क्रिप्स ऑफ लिबर कुहने,
क्रिप्स ऑफ लिबर कुहने, यहाँ पर क्रिप्स ऑफ लिबर कुहने ग्लैंड, ठीक है। और यहां पर इसके अलावा कुछ प्लस ब्रूनर्स ग्लैंड, कुछ ये क्रिप्स ऑफ लिबर कुहने को और हम क्या कहेंगे, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। इसके द्वारा किसका सिक्रीशन होगा, सिक्रीशन, किसका सिक्रीशन, म्यूकस, ठीक है। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड या इससे क्या सिक्रीशन होगा, इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन होगा, ठीक है। फिर यहां पे क्या हुआ, म्यूकस प्लस इंटेस्टाइनल जूस ना क्या कहलाएगा, सक्कस इंटेरिकस, सक्कस इंटेरिकस। म्यूकस, इंटेस्टाइनल जूस, सक्कस इंटेरिकस। तो क्रिप्स ऑफ लिबर कुहने कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन के किस भाग में है, जेजुनम और इलियम में। ब्रूनस ग्लैंड मेनली कहाँ है, डियोडेनम में, मेनली डियोडेनम के सब म्यूकोसा, बाकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं सब म्यूकोसा रीजन में पाई जाती है। आज बस इतने ही पढ़ाएंगे, अभी इसमें और है।